मुंबई की एक पुरानी चौल के दूसरे महले पर स्थित 2 कमरे के उस घर में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। गेंदे के फूलों की महक और पसीने की गंध आपस में मिल गई थी। आकाश अपनी नई नवेली दुल्हन संध्या का हाथ थामे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। संध्या के मन में एक अजीब सी हलचल थी। उसने सुना था कि बड़े शहर के घर छोटे होते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि घर का मतलब सिर्फ एक कमरा भी हो सकता है। संभल कर संध्या, यहाँ की सीढ़ियाँ थोड़ी सकरी हैं, आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा। संध्या ने सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने घर के भीतर कदम रखा, तालियों और शोर से उनका स्वागत हुआ। बाबूजी सोफे पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और पास ही खड़ी भाभी किरण आरती की थाली सजा रही थी। आ गई मेरी देवरानी जी, भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। आरती हुई, रस्में हुई, लेकिन संध्या की नज़रें घर का जायजा ले रही थी। एक कोने में रसोई थी, दूसरे कोने में पुराना अलमारी का ढांचा और बीच में एक बड़ा सा बिस्तर, जिस पर अब तक परिवार के 3 लोग सोया करते थे। रात ढली, शोर थमा, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। आकाश, हम कहाँ सोएंगे? संध्या ने संकोच के साथ पूछा। आकाश ने झेपते हुए उसे पर्दे की ओर इशारा किया जो कमरे के छोटे से हिस्से को अलग कर रहा था। आज रात के लिए हमने यहाँ व्यवस्था की है, कल से हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। संध्या उस पर्दे के पीछे गई। बाहर से बाबूजी के खर्राटों की आवाज़ आ रही थी और पास ही पंकज भाई साहब और भाभी की धीमी फुसफुसाहट। उसे महसूस हुआ कि इस घर में दीवारें नहीं, सिर्फ पर्दे हैं, और पर्दों के पार कुछ भी निजी नहीं होता। आकाश उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, संध्या, मुझे पता है ये वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था, पर ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। संध्या ने उसकी आंखों में देखा। उसे आकाश से शिकायत नहीं थी, उसे तो उस घुटन से डर लग रहा था जो धीरे धीरे उसे घेर रही थी। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर भी पड़ोसी के घर की दीवार थी। यहाँ हवा कहाँ से आती है आकाश? संध्या ने मासूमियत से पूछा। आकाश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, आदत पड़ जाएगी। चौल में सुबह सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि नलों में आने वाले पानी की गड़गड़ाहट और पड़ोसियों की आवाज़ से होती थी। संध्या की नींद सुबह 5:30 बजे ही खुल गई। उसके लिए सब नया था। पर्दे के उस पार से बर्तनों के टकराने की आवाज़ें आ रही थी। उसने संकोच के साथ पर्दा हटाया और देखा कि भाभी किरण पसीने से तरबतर होकर नल के पास बाल्टियां भर रही थी। अरे संध्या, तुम इतनी जल्दी उठ गई? आज तो तुम्हारी पहली सुबह है, थोड़ा और सो लेती, किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उनके हाथों की गति कम नहीं हुई। नहीं भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, संध्या ने आगे बढ़ते हुए कहा। मदद बाद में करना, पहले ये बताओ कि चाय कैसे पियोगी? यहाँ तो आधा लीटर दूध में पूरे 8 लोगों की चाय बनती है। तभी पीछे से आकाश का छोटा भाई जो कॉलेज जाता था चहकते हुए आया। संध्या ने रसोई के उस छोटे से हिस्से में कदम रखा जहाँ मुश्किल से 2 लोग खड़े हो सकते थे। वहाँ अलमारी पर डिब्बों की एक कतार थी जिन पर बरसों पुराने मसालों के दाग थे। संध्या ने चाय का पतीला चढ़ाया ही था कि बाबूजी का गला साफ करने की आवाज़ आई। किरण, आज चाय में अदरक ज़रा ज़्यादा डालना, गला कुछ भारी है, बाबूजी ने बाहर से आवाज़ लगाई। संध्या ने अदरक कूटना शुरू किया था कि तभी आकाश के बड़े भाई पंकज जी तौलिया कंधे पर डाले रसोई की तरफ झपटे। अरे पानी ख़त्म होने वाला है, पहले मुझे नहाने दो, काम पर जाने के लिए देर हो रही है। पंकज जी बिना रुके बाथरूम में घुस गए। संध्या ठिठक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो चाय बनाए या वहाँ से हट जाए। उस छोटे से घर में हर काम एक टाइम टेबल से बंधा था और संध्या उसे टेबल में फिट नहीं बैठ पा रही थी। थोड़ी देर बाद आकाश भी उठ गया। उसने देखा कि संध्या रसोई के कोने में सहमी हुई खड़ी है। वो पास आया और धीमे से बोला, परेशान मत हो, यहाँ सुबह का माहौल ऐसा ही युद्ध जैसा होता है। बस 2 घंटे की बात है, फिर सब अपने अपने काम पर चले जाएंगे। पर आकाश, कम से कम नहाने धोने की तो कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए ना? भाई साहब अंदर है और हम यहाँ खड़े हैं, संध्या ने फुसफुसाकर कहा। आकाश ने हल्की हंसी के साथ कहा, संध्या, यहाँ दीवारें कम और कान ज़्यादा है, धीरे बोलो। तभी बाबूजी अंदर आए और बोले, बहू, आज नाश्ते में क्या बन रहा है?
आकाश को पराठे पसंद है, लेकिन मेरे लिए सादी रोटी ही बनाना। संध्या ने सिर झुकाकर जी कह दिया। उसने गौर किया कि किरण भाभी एक साथ 3 तरह का खाना बना रही थी। देवर का टिफ़िन, पंकज जी का लंच और बाबूजी का नाश्ता। संध्या को लगा जैसे वो किसी घर में नहीं, बल्कि किसी रेलवे स्टेशन की कैंटीन में आ गई है। नाश्ते की मेज पर सब साथ बैठे थे। संध्या, चाय बढ़िया बनी है, बाबूजी ने तारीफ की। संध्या को थोड़ी खुशी हुई, लेकिन तभी पंकज जी बोल पड़े, पापा इस महीने बिजली का बिल ज़्यादा आया है। आकाश, अब तुम भी घर के खर्चों में थोड़ा हाथ बटाओ, आखिर अब तुम अकेले नहीं हो। आकाश का चेहरा उतर गया। उसने अपनी चाय का घूंट भरा और बिना कुछ कहे गर्दन हिला दी। संध्या ने महसूस किया कि इस घर में सिर्फ जगह की कमी नहीं थी, बल्कि रिश्तों पर आर्थिक दबाव का बोझ भी था। जब सब काम पर चले गए तो घर में सिर्फ संध्या, किरण भाभी और बाबूजी बचे। किरण भाभी थककर सोफे पर बैठ गई। भाभी, क्या हम इस कमरे को थोड़ा व्यवस्थित नहीं कर सकते? अगर ये पुरानी संदूकें हटा दें तो यहाँ चलने की जगह बन जाएगी, संध्या ने सुझाव दिया। किरण भाभी ने एक ठंडी सांस ली और बोली, छोटी, ये संदूकें बाबूजी की यादें हैं। इस घर में कुछ भी हटाने का मतलब है कलह को दावत देना। यहाँ सामान नहीं, इंसान एडजस्ट करते हैं। संध्या खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर चौल की गलियों में बच्चों का शोर था और कपड़े सूख रहे थे। उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटी ससुराल में अपने पैर जमीन पर जमा लेना। पर यहाँ तो ज़मीन ही इतनी कम थी कि पैर जमाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल था। क्या वो इस भीड़ भरे घर में अपनी और आकाश की जगह बना पाएगी, या वो भी किरण भाभी की तरह एक थकी हुई मशीन बन जाएगी? रविवार की सुबह चौल में बाकी दिनों से अलग नहीं थी, बल्कि उस दिन शोर कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए थे और पंकज भाई साहब सुबह से ही रेडियो की आवाज़ तेज करके गाना सुन रहे थे। संध्या ने पिछले 3 दिनों से इस पल का इंतज़ार किया था। उसने मन ही मन योजना बनाई थी कि रविवार को वो और आकाश कम से कम कुछ घंटों के लिए इस भीड़ भाड़ से दूर कहीं बाहर जाएंगे। उसे बस थोड़ी सी खुली हवा और आकाश के साथ कुछ निजी पल चाहिए थे। उसने कमरे के कोने में तैयार होकर अपने सबसे पसंदीदा नीली साड़ी पहनी। जब वो पर्दे के पीछे से बाहर आई तो आकाश अभी भी अपने पुराने कपड़ों में बैठा ऑफिस की कुछ फाइलें देख रहा था। आकाश, क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुए? संध्या ने धीमी लेकिन उत्साहित आवाज़ में पूछा। आकाश ने चौंक कर ऊपर देखा। तैयार किस लिए? आज तो छुट्टी है संध्या, आज तो आराम करने का दिन है। संध्या का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन आपने कहा था कि रविवार को हम बाहर चलेंगे। मुझे थोड़ा शहर देखना है, और सच कहूँ तो इस कमरे में मेरा दम घुट रहा है। आकाश ने घबराकर चारों ओर देखा। बाबूजी पास ही बैठे अपनी ऐनक साफ कर रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, संध्या धीरे बोलो, और आज जाना थोड़ा मुश्किल है। बाबूजी की दवाइयाँ लानी है और राशन की दुकान पर भी लंबी लाइन होगी। पंकज भैया अकेले नहीं जा पाएंगे। तभी किचन से किरण भाभी की आवाज़ आई, छोटी, अगर तुम तैयार हो गई हो तो ज़रा ये सब्ज़ी काट दो। आज रविवार है तो बाबूजी ने फरमाइश की है कि विशेष दावत बनेगी। दोपहर का खाना बनाने में बहुत समय लगेगा। संध्या की उम्मीदों पर जैसे ठंडा पानी फिर गया। उसने आकाश की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वो उसका पक्ष लेगा, लेकिन आकाश ने अपनी नज़रें फाइलों में गड़ा दी। दोपहर तक संध्या रसोई की गर्मी और फरमाइशों के बीच पिघलती रही। छोटे से घर में मसालों के धुआं भर गया था, जिससे उसे खांसी आने लगी थी। जब खाना मेज पर लगा तो सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन संध्या चुप थी। क्या बात है बहू, खाना पसंद नहीं आया? बाबूजी ने गौर करते हुए पूछा। संध्या कुछ बोलती उससे पहले ही पंकज जी बोल पड़े, पापा, इसे शहर घूमने की आदत है। शायद हमारा ये छोटा सा घर इसे बोर कर रहा है, पर क्या करें, मिडिल क्लास आदमी के नसीब में घूमना नहीं, सिर्फ खटना लिखा है। पंकज की बात में एक तीखापन था जिसने संध्या के दिल को चुभ दिया। आकाश ने भी उसे टोकने के बजाय सिर्फ इतना कहा, भैया सही कह रहे हैं संध्या, अभी हमें बचत पर ध्यान देना चाहिए। शाम को जब वे अपने पर्दे वाले कमरे में लौटे तो संध्या का सब्र जवाब दे गया। आकाश, क्या मेरी इच्छाओं की इस घर में कोई कीमत नहीं है? संध्या की आंख में आंसू थे। पागल मत बनो संध्या, तुम देख रही हो ना घर के हालात। अगर मैं तुम्हें लेकर बाहर चला जाता तो भाभी अकेले काम करती और भैया को बुरा लगता। यहाँ सबको खुश रखना पड़ता है, आकाश ने थके हुए स्वर में जवाब दिया। और मेरी खुशी का क्या? क्या मैं सिर्फ इस घर की चौथी दीवार बनने के लिए आई हूँ?
मुझे आपसे बात करने के लिए भी रात के अंधेरे का इंतज़ार करना पड़ता है और तब भी डर रहता है कि कहीं कोई सुन ना ले। यही हकीकत है संध्या, यहाँ घर ऐसा ही होता है। यहाँ मैं नहीं, हम सोचना पड़ता है। आकाश की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। बाहर से अचानक बाबूजी के खांसने की आवाज़ आई। दोनों तुरंत चुप हो गए। उस पतली सी दीवार और पर्दे ने उनकी बहस को भी सार्वजनिक कर दिया था। संध्या करवट लेकर लेट गई। उसकी सिसकियां तकिए में दबकर रह गई। उस रात उसे समझ आया कि बड़े परिवार में प्यार की कमी नहीं होती, लेकिन प्राइवेसी और व्यक्तिगत पहचान की बलि चढ़ानी पड़ती है। क्या वो इस बलि के लिए तैयार थी? अगले 2 दिन घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। संध्या और आकाश के बीच औपचारिक बातें तो हो रही थी, लेकिन वो गर्मजोशी गायब थी। संध्या ने खुद को घर के कामों में इतना झोंक दिया था कि उसे सोचने का वक्त ही ना मिले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंगलवार की दोपहर जब संध्या और किरण भाभी दोपहर के बर्तन समेट रही थी, तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर बाबूजी के साले साहब, संध्या के मामा ससुर अपनी पत्नी और 2 बड़े बेटों के साथ खड़े थे। उनके हाथों में बड़े बड़े सूटकेस थे। अरे साले साहब, आप बिना बताए? बाबूजी ने उत्साह और थोड़े अचंभ के साथ उनका स्वागत किया। बस जी, बड़े लड़के का इंटरव्यू था यहाँ पास की कंपनी में, तो सोचा 2-4 दिन आपके पास ही रुक जाते हैं। अपनों का घर छोड़कर होटल में क्यों पैसा लुटाना? मामा जी ने ठहाका लगाते हुए कहा। संध्या का दिल बैठ गया। पहले से ही इतने लोगों के इस छोटे से घर में अब 4 और मेहमान आ गए थे। घर की व्यवस्था ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लगी। शाम होते होते घर एक धर्मशाला जैसा दिखने लगा। रसोई में किरण भाभी और संध्या के लिए पैर रखने की जगह नहीं बची, क्योंकि मेहमानों के लिए पकवान बन रहे थे। संध्या ने देखा कि जिस पर्दे के पीछे उसका और आकाश का छोटा सा संसार था, अब वहाँ मेहमानों का सामान रखा जा रहा था। रात के खाने के बाद असली समस्या सामने आई, सोने की व्यवस्था। बाबूजी ने निर्णय सुनाया, देखो भाई, जगह कम है पर दिल बड़ा है। साले साहब और उनके लड़के बाहर हॉल में सोएंगे। पंकज और आकाश, तुम दोनों रसोई के सामने वाले हिस्से में बिस्तर लगा लो और सारी औरतें और बच्चे अंदर वाले कमरे में सो जाएंगे। संध्या सन्न रह गई। इसका मतलब था कि आज वो और आकाश अलग अलग सोएंगे और उसे भाभी, मामी, सास जी और बच्चों के साथ एक ही फर्श पर सोना होगा। आकाश ने संध्या की ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। ठीक है बाबूजी, उसने दबी आवाज़ में कहा। कमरे के भीतर का नज़ारा और भी चुनौतीपूर्ण था। मामी जी जोर जोर से अपने गांव की कहानियां सुना रही थी और बच्चे इधर उधर कूद रहे थे। का संध्या एक कोने में सिमट कर लेट गई। उसे प्यास लगी थी, लेकिन बाहर हॉल में पुरुष सो रहे थे, इसलिए वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आधी रात को संध्या की आंखें खुली। उसे घुटन महसूस हो रही थी। कमरे में पंखा तेज चल रहा था, फिर भी पसीने की गंध और खर्राटों की आवाज़ ने उसका दम घोट दिया था। वो चुपके से उठी और रसोई की ओर जाने वाली छोटे वाले गलियारे में आई। वहाँ उसने देखा कि आकाश जमीन पर एक पतली सी चटाई बिछाए सो रहा था। लाइट की हल्की रोशनी में उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। संध्या का मन किया कि वो उसे जगाए और कहे कि उसे यहाँ से ले चले, कहीं भी जहाँ सिर्फ वे दोनों हों। तभी आकाश की नींद खुल गई। उसने संध्या को वहाँ खड़ा देखकर चौंक कर पूछा, क्या हुआ संध्या, तबीयत ठीक है? आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस घर में हम कहाँ हैं? हमारा अस्तित्व कहाँ है? मेहमान आते हैं और हमारा निजी जीवन खत्म हो जाता है। संध्या की आवाज़ भारी हो गई। आकाश ने उठकर उसका हाथ पकड़ा और धीमे से बोला, संध्या, यहाँ मेहमान भगवान होते हैं और वैसे भी ये सिर्फ 2-4 दिन की बात है। थोड़ा और एडजस्ट कर लो। एडजस्ट? आकाश, शादी के बाद से मैं सिर्फ एडजस्ट ही कर रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल सुबह मुझे कपड़े कहाँ बदलने हैं, क्योंकि हर कमरे में कोई ना कोई सोया होगा। संध्या का सब्र टूटने लगा था। चुप करो संध्या, कोई सुन लेगा। क्या तुम चाहती हो कि बाबूजी को लगे कि मेरी पत्नी को उनके रिश्तेदारों का आना पसंद नहीं? आकाश का लहजा सख्त हो गया। संध्या ने अपना हाथ झटक दिया। आपको सिर्फ अपनी इज्जत और बाबूजी की पसंद की फिक्र है, मेरी तकलीफ की नहीं। वो वापस कमरे में चली गई, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि इस बड़े परिवार में प्राइवेसी शब्द की कोई जगह नहीं थी और आकाश के लिए उसका परिवार उसकी पत्नी की मानसिक
शांति से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मेहमानों के घर में होने का तीसरा दिन था। घर की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी। सुबह के 5 बजे से ही घर में हलचल शुरू हो गई थी, क्योंकि मामी जी को जल्दी उठकर पूजा करने की आदत थी। रसोई जो पहले से ही छोटी थी, अब मेहमानों के सामान और बड़े हुए राशन के डिब्बों से अट गई थी। संध्या की आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। रात भर नींद न आने और निजता के अभाव ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। सुबह जब संध्या बाथरूम जाने के लिए गलियारे में आई तो उसने देखा कि मेहमानों के दोनों लड़के वहीं पास में बैठकर मोबाइल देख रहे थे। उसे वापस कमरे में जाना पड़ा। उसे अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस हो रहा था, जहां उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। नाश्ते के वक्त धमाका हुआ। मामी जी ने चाय की चुस्की लेते हुए बाबूजी से कहा, जीजा जी, आपकी छोटी बहू कुछ ज़्यादा ही आधुनिक नहीं है? कल रात मैंने देखा, आधी रात को अंधेरे में आकाश से गलियारे में फुसफुसाकर बातें कर रही थी। अब देखिए, जवान बहू बेटों को ऐसे सरेआम मेल मिलाप शोभा नहीं देता। घर की मर्यादा होती है। पूरी मेज पर सन्नाटा छा गया। बाबूजी के माथे पर त्योरियां चढ़ गई। आकाश ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। संध्या जो रसोई से गर्म पराठे लेकर आ रही थी वहीं ठिठक गई। बहू, बाबूजी की आवाज़ भारी थी, इस घर के अपने कुछ नियम हैं। यहाँ मर्यादा का पालन सबको करना पड़ता है। तुम अभी नई हो, शायद समझ नहीं पा रही हो। संध्या का खून खौल उठा। उसने आकाश की ओर देखा, इस उम्मीद में कि वो कहेगा कि वे सिर्फ बात कर रहे थे और उसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन आकाश चुपचाप अपना पराठा तोड़ता रहा। बाबूजी, मैंने क्या गलत किया? संध्या ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई। उसकी आवाज़ में कंपन था, लेकिन दृढ़ता भी थी। मामी जी ने तंज कसा, लो देखो, अब बड़ों के सामने जुबान भी चलने लगी। हमारे ज़माने में तो बहुएं सिर से पल्ला नहीं गिरने देती थी, और यहाँ तो बहस हो रही है। संध्या ने पराठे की थाली मेज पर रखी और सीधे मामी जी की आंखों में देखते हुए कहा, मामी जी, आधी रात को अपने पति से 2 मिनट बात करना अगर मर्यादा के खिलाफ है तो मुझे ऐसी मर्यादा समझ नहीं आती। इस घर में वैसे ही बात करने की जगह नहीं है, और जब मैं कोशिश करती हूँ तो उसे तमाशा बना दिया जाता है। संध्या, चुप हो जाओ, आकाश चिल्लाया। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। क्यों चुप हो जाऊँ आकाश? क्या आप देख नहीं रहे हैं कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ? 3 दिनों से मैं ठीक से सोई नहीं हूँ। कपड़े बदलने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। और अब अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है, और आप बस तमाशा देख रहे हैं। पंकज भाई साहब ने टोकते हुए कहा, आकाश, अपनी पत्नी को समझाओ, घर का माहौल ख़राब हो रहा है। माहौल मैं ख़राब नहीं कर रही भाई साहब, संध्या ने तेज़ी से मुड़कर कहा। माहौल तब ख़राब होता है जब घर के सदस्यों की ज़रूरतों से ज़्यादा मेहमानों की बातों को तवज्जो दी जाती है। बाबूजी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी गरिमा खो दूँ। बाबूजी ने गुस्से में अपनी थाली छोड़ दी और उठकर चले गए। घर में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। मामी जी ने मुंह बिचकाया और अपने बेटों को इशारा किया। आकाश ने संध्या का हाथ पकड़ कर उसे खींचते हुए पर्दे के पीछे ले गया। ये क्या तमाशा था? संध्या, तुमने बाबूजी का अपमान किया है। मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी। आकाश फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज़ में नफरत थी। आपकी नाक की चिंता है आकाश, पर मेरी मानसिक स्थिति की नहीं। मैं इस तरह नहीं रह सकती। मुझे खुली हवा चाहिए। मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहाँ मैं सांस ले सकूँ, जहाँ मुझे हर बात के लिए स्पष्टीकरण ना देना पड़े। तो चली जाओ अपने मायके। अगर यहाँ घुटन होती है तो वहीं जाकर सुकून ढूंढो। आकाश ने गुस्से में वो बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। संध्या स्तब्ध रह गई। उसने जिस आकाश से प्यार किया था, क्या वो यही था, या बड़े परिवार के दबाव ने उसे एक पत्थर बना दिया था? संध्या ने अपनी अलमारी खोली और एक छोटा सा बैग निकालने लगी। आकाश के उन कड़वे शब्दों ने संध्या के भीतर कुछ तोड़ दिया था। मायके चली जाओ, ये सिर्फ एक सुझाव नहीं बल्कि उसके अस्तित्व पर एक चोट थी। संध्या ने बिना कुछ कहे अलमारी से अपनी कुछ साड़ियाँ और ज़रूरी सामान एक बैग में भरना शुरू कर दिया। पर्दे के बाहर घर का शोर अब उसे किसी शोर की तरह नहीं बल्कि एक लोहे की जंजीर की तरह महसूस हो रहा था। आकाश कमरे के दूसरे कोने में खड़ा था। शायद उसे लगा था कि संध्या हमेशा की तरह डर जाएगी, लेकिन जब उसने सूटकेस की जिप बंद होने की आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। संध्या, देखो, मेरा मतलब वो नहीं था।
मैंने गुस्से में कह दिया। आकाश ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। संध्या ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक ठंडी चमक थी। गुस्सा अक्सर वही सच बाहर लाता है जो हम छिपाना चाहते हैं। आकाश, आपने मुझे यहाँ अपनी पत्नी बनाकर नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन बनाकर लाया है जो सबको खुश रखे और खुद चुप रहे। संध्या बैग उठाकर बाहर हॉल की ओर बढ़ी। वहाँ बाबूजी सोफे पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे और पंकज भैया और किरण भाभी आपस में कुछ धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। मेहमान अब भी अपनी जगह पर जमे थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी उत्सुकता थी, जैसे वे किसी टीवी सीरियल का क्लाइमेक्स देख रहे हों। बहू कहाँ जा रही हो? बाबूजी की आवाज़ में अभी भी वही कड़वाहट थी, लेकिन उसमें अब थोड़ी हैरानी भी मिल गई थी। बाबूजी, मैं अपने सम्मान को बचाने जा रही हूँ। जहाँ मेरी बातों को मर्यादा का उल्लंघन समझा जाए, वहाँ मेरा होना ना होना बराबर है। संध्या ने दृढ़ता से कहा और दरवाजे की कुंडी की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने कुंडी पकड़ी, रसोई से एक जोरदार चीख सुनाई दी। आह! बाबूजी, पंकज, बचाओ! ये किरण भाभी की आवाज़ थी। सब लोग रसोई की ओर भागे। संध्या ने भी बैग वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में पहुंची। वहाँ का नज़ारा डरावना था। किरण भाभी ज़मीन पर बैठी थी और उनके पैर से खून की धार निकल रही थी। हुआ ये था कि रसोई की तंग जगह में मेहमानों के बड़े सूटकेस और ऊपर रखे भारी पीतल के डब्बों में से एक बड़ा कनस्तर फिसल गया था। उस छोटे से स्थान में किरण भाभी को संभलने की जगह नहीं मिली और कनस्तर का तीखा कोना सीधे उनके टखने पर जा लगा। अरे ये क्या हो गया? पंकज भाई साहब बदहवास हो गए, पर वे सिर्फ खड़े होकर चिल्ला रहे थे। मामी जी पीछे से बोली, अरे ये तो बहुत गहरा घाव है, पानी डालो इस पर। संध्या ने तुरंत स्थिति को संभाला। वो जानती थी कि इस भीड़ भाड़ में घबराहट से काम नहीं चलेगा। पानी मत डालिए मामी जी, इन्फेक्शन हो जाएगा। आकाश, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। और बाबूजी, कृपया सबको बाहर कीजिए, यहाँ सांस लेने की जगह नहीं है। संध्या के अधिकारपूर्ण स्वर ने एक पल के लिए सबको शांत कर दिया। उसने अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़ा और घाव को कसकर बांध दिया ताकि खून रुक सके। किरण भाभी दर्द से करा रही थी और पसीने से तरबतर थी। आकाश भागकर दवाई का डिब्बा लाया। संध्या ने बड़ी कुशलता से घाव साफ किया और पट्टी बांधी। उस वक्त उसने महसूस किया कि इस घर की मर्यादा और नियमों ने किरण भाभी को इस कदर बांध दिया था कि वे अपनी शारीरिक तकलीफ को भी नज़रअंदाज कर रही थी ताकि मेहमानों को तकलीफ ना हो। जब शोर थोड़ा शांत हुआ तो पंकज भाई साहब ने कहा, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैंने पट्टी कर दी है, लेकिन भाभी को अब आराम की सख्त ज़रूरत है। उन्हें अगले 3 दिन रसोई में नहीं आना है। संध्या ने खड़े होकर साफ शब्दों में कहा। बाबूजी ने संध्या की ओर देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उस लड़की ने, जिसे वे अभी घर छोड़ने के लिए कह रहे थे, संकट के समय सबसे पहले और सबसे समझदारी से काम लिया था। किरण भाभी ने संध्या का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, छोटी, अगर तुम चली गई तो इस घर को कौन संभालेगा? मैं तो अब उठ भी नहीं पा रही। संध्या ने देखा कि मेहमान अब भी वहीं खड़े थे, लेकिन अब वे थोड़े असहज लग रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके यहाँ होने से घर के सदस्यों पर क्या बीत रही है। संध्या ने दरवाजे पर रखे अपने बैग की ओर देखा। वो जा सकती थी और शायद उसे सुकून मिलता, लेकिन किरण भाभी की बेबसी और आकाश की आंखों में छिपी माफ़ी ने उसके कदम रोक दिए। मैं कहीं नहीं जा रही भाभी, संध्या ने बैग उठाते हुए कहा, लेकिन अब इस घर में चीज़ें मेरे तरीके से होंगी, मेहमानों के लिए भी और अपनों के लिए भी। आकाश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि संध्या का रुकना उसकी हार नहीं बल्कि इस घर के पुराने नियमों के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत थी। किरण भाभी की चोट ने घर की सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल दिया था। रसोई, जो अब तक भाभी के त्याग और शांति का केंद्र थी, अब संध्या के नियंत्रण में थी। संध्या ने अपना बैग वापस अलमारी में रख दिया, लेकिन उसके चेहरे की कोमलता की जगह अब एक दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। अगली सुबह जब मामी जी ने हमेशा की तरह 5 बजे उठकर रसोई में घुसने लगी, तो उन्होंने देखा कि रसोई के दरवाजे पर एक मेज लगी हुई थी जिसने रास्ता लगभग रोक दिया था। संध्या वहाँ पहले से ही चाय के बर्तन चढ़ाए खड़ी थी। अरे बहू, आज इतनी जल्दी? हटो ज़रा, मुझे अपनी पूजा के लिए गंगा जल और तांबे का लोटा चाहिए, मामी जी ने अधिकार से कहा। संध्या ने विनम्रता लेकिन मजबूती से जवाब दिया, मामी जी, भाभी को डॉक्टर ने आराम करने को कहा है।
और मुझे रसोई का सारा काम अकेले संभालना है। अगर सब यहाँ अंदर आएंगे तो काम में देरी होगी। आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं लोटा बाहर ला देती हूँ। मामी जी के चेहरे का रंग उड़ गया। पर बहू, रसोई में तो कोई भी आ जा सकता है। अब से नहीं मामी जी, संध्या ने चाय छानते हुए कहा। इस घर में जगह कम है, इसलिए अब हमें शिफ्ट में काम करना होगा। आप अपनी पूजा कीजिए, फिर 8 बजे तक नाश्ता तैयार मिलेगा। नाश्ते की मेज पर भी माहौल बदला हुआ था। संध्या ने बाबूजी के सामने उनकी सादी रोटी रखी, लेकिन आकाश और पंकज भाई साहब के सामने सिर्फ सीमित नाश्ता। संध्या, आज कुछ कम नहीं बना? पंकज जी ने प्लेट देखते हुए पूछा। संध्या ने शांत स्वर में कहा, भाई साहब, भाभी बीमार है और घर का बजट इस महीने मेहमानों की वजह से बढ़ गया है। अगर हम अभी बचत नहीं करेंगे तो महीने के आखिरी 10 दिन हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। और हाँ, आज दोपहर के खाने के बाद मामी जी और उनके लड़के हॉल में नहीं बल्कि मामा जी के साथ बाहर टहलने जाएंगे, ताकि भाभी शांति से सो सके। बाबूजी ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई। उनके लिए ये देखना बिल्कुल नया था कि कोई उनके घर के अनुशासन को चुनौती दे रहा था। बहू, तुम मेहमानों को बाहर जाने के लिए कह रही हो? मैं उन्हें घर का माहौल समझने के लिए कह रही हूँ बाबूजी। संध्या ने बिना डरे कहा। किरण भाभी को जिस चोट ने बिस्तर पर डाला है वो इसी भीड़ और अव्यवस्था का नतीजा है। क्या आप चाहते हैं कि अगली बार किसी और के साथ ऐसा हो? आकाश ने संध्या को टोका। संध्या, तुम कुछ ज़्यादा कर रही हो। मेहमान क्या सोचेंगे? मेहमान वही सोचेंगे जो हम उन्हें दिखाएंगे आकाश। संध्या ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा। अगर वे हमारे परिवार का हिस्सा हैं तो उन्हें हमारी तकलीफ भी देखनी चाहिए, और अगर वे सिर्फ तमाशा देखने आए हैं तो उन्हें जाने का रास्ता पता है। मामा जी, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, थोड़े असहज हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि संध्या अब झुकने वाली नहीं है। उन्होंने अपने बेटों को इशारा किया और नाश्ता ख़त्म करके उठ गए। दोपहर में संध्या ने पहली बार घर में एक शांति का समय लागू किया। उसने बच्चों को पढ़ाने के बहाने कोने में बिठा दिया और भाभी के कमरे का पर्दा पूरी तरह खींच दिया। उसने आकाश से भी कह दिया कि वो दफ्तर का काम हॉल में ना करे, बल्कि बाहर कैफ़े या पुस्तकालय में जाए। शाम को जब आकाश घर लौटा तो उसने देखा कि घर पहले से कहीं ज़्यादा व्यवस्थित लग रहा था, लेकिन एक तनाव था। बाबूजी अकेले बालकनी में खड़े होकर चौल की गली देख रहे थे। संध्या, तुमने आज सबको नाराज़ कर दिया, आकाश ने पास आकर धीमे से कहा। नाराज़गी का इलाज वक्त के पास है आकाश, संध्या ने ठंडेपन से जवाब दिया। लेकिन अगर मैं आज नहीं बोलती तो कल भाभी का दूसरा बैट टूटता और परसों मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाती। आपको क्या चाहिए? एक शांत और सुखी घर, या एक ऐसा घर जहाँ सब दिखावे के लिए खुश हो पर अंदर से अंदर मर रहे हो? आकाश के पास कोई उत्तर नहीं था। उसे एहसास हुआ कि संध्या ने जो किया वो खुद कभी नहीं कर पाया था। उसने घर की मर्यादा के नाम पर सबको घुटने पर मजबूर करा दिया था, जबकि संध्या ने सच बोलकर सबको आईना दिखा दिया था। रात को जब मेहमान सोने की तैयारी कर रहे थे तो मामी जी ने पहली बार बिना शोर किए अपना बिस्तर लगाया। संध्या की सख्ती ने उन्हें घर की सीमाओं का एहसास करा दिया था, लेकिन संध्या जानती थी कि ये जीत छोटी है। असली परीक्षा तब होगी जब भाभी ठीक हो जाएंगी और सत्ता का संघर्ष फिर से शुरू होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आकाश कभी संध्या के इस नए रूप को स्वीकार कर पाएगा? घर के भीतर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन आकाश के व्यवहार में एक अजीब सी खामोशी घर कर गई थी। वह संध्या के नए नियमों का विरोध तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी जो संध्या की नज़रों से छिपी नहीं रही। अगली सुबह जब संध्या ने आकाश को दफ्तर जाने के लिए टिफ़िन दिया तो उसने गौर किया कि आकाश के हाथ हल्के से काँप रहे थे। आकाश, सब ठीक तो है? आप कल रात भी ठीक से सोए नहीं? संध्या ने उसका हाथ थामते हुए पूछा। आकाश ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। सब ठीक है संध्या, बस काम का थोड़ा तनाव है। तुम घर संभालो, वही काफ़ी है। आकाश के जाने के बाद संध्या का मन नहीं माना। दोपहर में जब भाभी सो रही थी और मेहमान बाहर गए थे तो संध्या ने सफाई के बहाने आकाश की मेज पर रखी कुछ फाइलों और डायरियों को देखा। वहाँ उसे बैंक के कुछ नोटिस और पुराने कर्ज के कागजात मिले। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। कर्ज आकाश के नाम पर था, लेकिन रकम इतनी बड़ी थी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उसे चुकाना नामुमकिन सा लग रहा था। शाम को जब आकाश थका हारा घर लौटा तो संध्या ने उसे सीधे कमरे के उसी कोने में बुलाया जहाँ पर्दा लगा था। ये क्या है आकाश?
संध्या ने वो बैंक का नोटिस उसके सामने रखा। आकाश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने तुरंत बाहर हॉल की तरफ देखा कि कहीं बाबूजी या पंकज भाई साहब सुन ना ले। तुम्हें ये देखने की ज़रूरत नहीं थी संध्या, मैंने कहा था ना कि मैं संभाल लूँगा। कैसे संभालेंगे इतनी बड़ी रकम, और ये कर्ज आपने लिया क्यों? संध्या की आवाज़ में चिंता और गुस्सा दोनों थे। आकाश ने सिर झुका लिया और दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। ये कर्ज मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया था। 2 साल पहले जब पंकज भैया का बिजनेस डूबा था, तब परिवार की साख बचाने के लिए बाबूजी ने मुझसे कहा था कि मैं अपने नाम पर लोन ले लूं। भैया ने वादा किया था कि वे किस्तें चुकाएंगे, लेकिन लेकिन उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया, है ना? संध्या ने बात पूरी की। वे कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, और मैं बाबूजी को बता नहीं सकता कि बैंक अब घर की कुर्की की धमकी दे रहा है। बाबूजी का दिल कमज़ोर है, वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। संध्या को अब समझ आया कि आकाश क्यों हर बात पर चुप रहता था, क्यों वह पंकज भैया के तानों को बर्दाश्त करता था, और क्यों वो एडजस्ट करने की रट लगाता था। वो इस घर का स्तंभ था जो खुद दरक रहा था ताकि छत ना गिर जाए। आकाश, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम दोनों मिलकर कुछ रास्ता निकालते। संध्या उसके पास बैठकर बोली। क्या रास्ता निकालती तुम? मैं नहीं चाहता था कि तुम शादी के पहले दिन से ही इस बोझ तले दब जाओ। मुझे लगा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब बैंक वाले दफ्तर तक आने लगे हैं। आकाश ने अपनी बेबसी जाहिर की। संध्या ने महसूस किया कि इस बड़े परिवार की मर्यादा के पीछे कितने गहरे और कड़वे राज दबे हुए थे। पंकज भाई साहब जो दिन भर घर में अधिकार जताते थे, दरअसल अपने छोटे भाई की बलि पर ऐश कर रहे थे। अब बहुत हो गया। संध्या ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। तुम क्या करने वाली हो संध्या? देखो, घर में कलेश मत करना, आकाश ने घबराकर कहा। कलेश तो पहले से ही है आकाश, बस अब तक वो आपके सीने में दबा था। अब वक्त आ गया है कि इसे सबके सामने लाया जाए। आप कब तक अकेले ये बोझ उठाएंगी? क्या ये परिवार सिर्फ आपका है? क्या पंकज भैया की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं संध्या, बाबूजी को पता चला तो वे टूट जाएंगे, आकाश ने विनती की। बाबूजी को सच पता होना चाहिए आकाश। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनका आज्ञाकारी बड़ा बेटा क्या कर रहा है और छोटा बेटा किस आग में जल रहा है। अंधेरे में रहकर किसी का भला नहीं होता। उसी वक्त बाहर से पंकज भाई साहब की जोर से हंसने की आवाज़ आई। वे किसी दोस्त से फ़ोन पर अपनी नई घड़ी के बारे में बात कर रहे थे। संध्या के मन में एक ज्वालामुखी सुलगने लगा था। रात के खाने का वक्त था। पूरा परिवार और मेहमान फर्श पर बिछी चटाई पर बैठे थे। पंकज भैया आज बहुत खुश थे और शहर के नए मॉल की बातें कर रहे थे। आकाश चुपचाप अपनी थाली में नजरें गड़ाए बैठा था, जैसे वो वहाँ होकर भी वहाँ ना हो। संध्या ने रसोई से निकलते हुए एक गहरी सांस ली। उसके हाथ में खाने की थाली नहीं, बल्कि वही बैंक का नोटिस था। आज खाना परोसने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। संध्या की आवाज़ में एक ऐसी खनक थी जिसने कमरे की हंसी मजाक को एक झटके में रोक दिया। बाबूजी ने अपनी ऐनक ठीक की। क्या बात है बहू, कोई खास बात? संध्या सीधे पंकज भैया के सामने जाकर खड़ी हो गई। भाई साहब, आपकी नई घड़ी बहुत सुंदर है, सुना है काफ़ी महंगी है। पंकज जी थोड़ा सकपकाए, फिर गर्व से बोले, हाँ वो तो है, आखिर शौक भी तो कोई चीज़ होती है। शौक अच्छी बात है। संध्या ने वो बैंक का नोटिस उनके सामने रख दिया। लेकिन जब घर की छत नीलाम होने वाली हो, तब ये शौक गुनाह बन जाते हैं। भाई साहब, ये लोन आपके बिजनेस के लिए लिया गया था ना, तो इसकी किस्तें आकाश क्यों भर रहा है? और जब अब बैंक ने घर खाली करने का नोटिस दिया है, तो आप चुप क्यों हैं? पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लगने लगी। बाबूजी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। किरण भाभी जो कोने में बैठी थी, उन्होंने घबराकर पंकज की ओर देखा। ये ये क्या बकवास है? पंकज चिल्लाया। आकाश, अपनी पत्नी को लगाम दो। ये हमारे बीच में बोलने वाली कौन होती है? लगाम उसे दी जाती है जो गलत दिशा में भागे, भाई साहब, संध्या ने पलटकर जवाब दिया। आकाश चुप रहा क्योंकि उसे इस परिवार की मर्यादा की फिक्र थी, लेकिन आपने उस मर्यादा का फ़ायदा उठाकर अपने छोटे भाई का गला घोट दिया। बाबूजी का हाथ कांपने लगा। उन्होंने नोटिस उठाया और धुंधली आंखों से उसे पढ़ने की कोशिश की। आकाश, क्या ये सच है? क्या घर पर कर्जा है? आकाश की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बाबूजी के पैरों में गिर गया। माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मैं नहीं चाहता था कि आपको पता चले। भैया ने कहा था कि वे
सब संभाल लेंगे। पर क्या? बाबूजी की आवाज़ में एक भयानक गरज थी। उन्होंने पंकज की ओर देखा। पंकज, मैंने तुझसे कहा था कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो मैं घर बेच देता हूँ, पर तूने कहा था कि लोन लेकर काम चल जाएगा और तू चुका देगा। क्या तूने अपने भाई को इस दलदल में अकेले छोड़ दिया? पंकज ने नज़रें चुराने की कोशिश की। बाबूजी, मार्केट मंदा था, पैसे नहीं जुटे। आकाश की नौकरी पक्की थी, इसलिए उसके नाम पर लोन लिया। इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर आपकी नीयत का है, संध्या ने बीच में कहा। आप नए जूते खरीद सकते हैं, बाहर पार्टियां कर सकते हैं, पर घर बचाने के लिए एक पैसा नहीं दे सकते। बाबूजी, आज इस घर में जगह की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। मामी जी और मामा जी, जो अब तक मेहमान बनकर मज़े ले रहे थे, धीरे से उठकर अपने कमरे में खिसक गए। उन्हें एहसास हो गया कि घर की असली कला अब शुरू हुई है। बाबूजी ने संध्या की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार अपनी बहू के लिए सम्मान और खुद के लिए आत्मग्लानि थी। उन्होंने पंकज से कहा, आज इसी वक्त अपनी उस नई घड़ी और मोबाइल को बेचकर पहली किस्त का इंतज़ाम कर, और जब तक ये कर्ज ख़त्म नहीं होता, इस घर में तेरा कोई शौक़ पूरा नहीं होगा। अगर मंजूर नहीं तो अपनी गृहस्थी कहीं और बसा ले। पंकज सन्न रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके शांत पिता इतना कठोर हो सकते हैं। किरण भाभी रोने लगी। आकाश ने संध्या का हाथ थाम लिया। उस रात घर में खाना तो बना, पर किसी ने खाया नहीं। लेकिन पहली बार उस छोटे से घर की दीवारों के पीछे छिपा एक बहुत बड़ा झूठ ढह गया था। संध्या खिड़की के पास खड़ी थी। हवा अब भी कम थी, लेकिन उसका मन हल्का था। उसने अपनी प्राइवेसी के लिए नहीं, बल्कि इस घर की नींव को बचाने के लिए जंग शुरू की थी। बाबूजी के फैसले ने घर में एक ऐसा सन्नाटा पैदा कर दिया था जो किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसा था। पंकज भैया अपने कमरे में गुस्से में सामान पटक रहे थे, जबकि किरण भाभी रसोई की दहलीज पर बैठी सिसक रही थी। आज उनके आंसू पति के अपमान के लिए नहीं, बल्कि उस धोखे के लिए थे जो उन्हें और इस पूरे परिवार को अंधेरे में रखकर दिया गया था। संध्या रसोई में गई और चुपचाप बर्तन समेटने लगी। किरण भाभी ने ऊपर देखा। उनकी आंखें सूजी हुई थी। छोटी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पंकज जी इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। मुझे तो उन्होंने हमेशा यही कहा था कि काम अच्छा चल रहा है। किरण भाभी की आवाज़ में एक गहरा खालीपन था। संध्या ने उनके कंधे पर हाथ रखा। भाभी, गलती सिर्फ भाई साहब की नहीं है, गलती इस व्यवस्था की भी है जहां औरतों को घर की आर्थिक स्थिति से दूर रखा जाता है। अगर आपको पहले पता होता तो क्या आप घर में फिजूल खर्ची होने देती? किरण भाभी ने सिर हिलाया। कभी नहीं। मैं तो अपनी साड़ियों के पैसे बचा कर भी किस्त भरती। तभी पंकज कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में वही कीमती घड़ी थी जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। उसने उसे मेज पर पटका और चिल्लाकर बोला, ले जाओ, इसे बेच दो। यही चाहती थी ना तुम? संध्या, खुश हो अब? तुमने मेरे ही घर में मुझे पराया कर दिया। आकाश भी वहाँ आ गया था। भैया, संध्या ने आपको पराया नहीं किया, उसने हमें हकीकत दिखाई है। अगर आज बैंक वाले घर की कुर्की करने आते तो क्या आप ये घड़ी दिखाकर उन्हें रोक लेते? पंकज ने आकाश की ओर गुस्से से देखा और फिर अपनी पत्नी की ओर मुड़ा। किरण, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो अंदर, और खबरदार जो आज के बाद इसे बात की। किरण भाभी पहली बार टस से मस नहीं हुई। उन्होंने पंकज की आंखों में देखा। नहीं, आज मैं अंदर नहीं जाऊंगी, और ना ही मैं संध्या से बात करना बंद करूंगी, क्योंकि अगर आज संध्या नहीं बोलती तो कल मेरा बेटा सड़कों पर सो रहा होता और मुझे पता भी नहीं चलता। पंकज सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सीधी सादी पत्नी कभी उसके खिलाफ खड़ी होगी। तुम जवान लड़ा रही हो मुझसे? मैं हक मांग रही हूँ, किरण भाभी ने खड़े होते हुए कहा। अब से घर की पाई पाई का हिसाब मेरे और संध्या के पास होगा। आप और आकाश जो भी कमाएंगी वो पहले कर्ज में जाएगा, फिर रसोई में। आपकी बाहरी दिखावे की दुनिया अब खत्म हुई। बाबूजी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी संतुष्टि थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके घर की स्त्रियां अब केवल चूल्हा चौका संभालने वाली नहीं, बल्कि घर की रक्षक बन गई हैं। मेहमानों ने अगले ही दिन जाने का फैसला कर लिया। मामी जी के जाने का अंदाज थोड़ा ठंडा था, लेकिन जाते जाते उन्होंने संध्या के कान में कहा, बहू तू कड़वी है पर सच्ची है। काश मेरे घर में भी कोई तेरा जैसा होता जो फिजूल खर्ची पर लगाम लगाता। घर अब थोड़ा खाली था, लेकिन चुनौतियाँ कम नहीं हुई थी। कर्ज अब भी पहाड़ जैसा खड़ा था। रात को आकाश और संध्या अपने उसी छोटे से पर्दे वाले कोने में बैठे थे।
आकाश ने संध्या का हाथ अपने हाथ में लिया। संध्या, तुमने आज जो किया वो मैं बरसों से नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि प्राइवेसी और स्पेस ही हमारी समस्या है, पर समस्या तो उस विश्वास की कमी थी जो हम एक दूसरे पर नहीं कर पा रहे थे। संध्या मुस्कुराई। आकाश, दीवारें छोटी हो तो गम नहीं, बशर्ते दिल में कोई दीवार ना हो। अब हमें मिलकर काम करना होगा। मैंने तय किया है कि मैं पास के स्कूल में पढ़ाना शुरू करूँगी। मेरी डिग्री बेकार नहीं जानी चाहिए। आकाश ने उसे करीब खींच लिया। उस छोटी सी जगह में जहाँ कभी संध्या को घुटन होती थी, आज उसे एक सुरक्षा और सुकून का एहसास हो रहा था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।